Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज के आंसर्स के साथ हम उनकी रीजंस को लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में जब एमसीक्यू डिस्कस किए थे तो साथ में मैंने हर एमसीक्यू की आपको रीज़न बताई थी कि इसकी ये रीज़न है, इस वजह से इसका आंसर ये बनता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के आंसर लगाने की बजाय वो तो हम कहीं से भी देख के लगा सकते हैं, गाइड्स होती हैं, हैंडबुक होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, हम वहाँ से जो है ना वो आंसर लगा लेते हैं। लेकिन बात ये है कि आंसर की रीज़न मालूम होनी चाहिए कि अगर ये आंसर लगाया तो इसकी रीज़न क्या है। तो वो रीज़न्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी और फिर एमसीक्यू आपको भूलेंगे नहीं। इसलिए वीडियो के साथ रहना है। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी, तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है। अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। ये आंसर है इसका, लाइन विदाउट रोटेशन। ठीक है, कि एक बॉडी उस वक्त ट्रांसलेटरी मोशन में होती है अगर वो एक लाइन में मूव करे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड होता है ना ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी का वर्ड होता है ट्रांसलेट। ठीक है, ये जो वर्ड है ट्रांसलेटरी, ठीक है जी, ये ट्रांसलेटरी वर्ड जो है ना ये किससे निकला है? ट्रांसलेट से। ठीक है, और ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुंतकिल होना। ठीक है, तो ट्रांसलेट का मतलब क्या है? मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मुंतकिल हो जाती है और एक लाइन में मुंतकिल होती है। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन में डिस्कस किया था, एक लाइन में मुंतकिल होती है और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन कर्व भी हो सकती है या वो लाइन जिग जैग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक लाइन में आगे जाती है तो वो भी रोटेट किए बगैर, इसलिए इसका ये आंसर बनता है अ लाइन विदाउट रोटेशन। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेकंड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। आपको पता है कौन सी मोशन होती है? एक्सिस के गिर्द, एक्सिस के गिर्द रोटेटरी मोशन होती है, स्पिनिंग मोशन। ठीक है, एक्सिस के गिर्द बॉडी स्पिन करती है। जैसे ये व्हील स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। एक्सिस वो लाइन होती है जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में से गुजरती है और बॉडी इस पॉइंट के गिर्द जो है वो स्पिन करती है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है वो मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? रोटेटरी मोशन। ये आंसर को सर्कल कर दिया गया है। ये स्टीयरिंग व्हील भी रोटेट कर रहा है, ये अर्थ भी अपने एक्सिस के गिर्द जो है ना वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे एमसीक्यू की। तीसरा एमसीक्यू क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी किन्हें कहा जाता है? जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, प्लस डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटीज उन्हें कहा जाता है जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होता है? मैग्नीट्यूड से मुराद होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। समझ आ रही बात की? ठीक है, और प्लस उनका यूनिट होता है। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा जो है ना वो क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन होती है। तो ये पूछा जा रहा हमसे कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो ये एक स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, पावर है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है
कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता डिस्टेंस ही है लेकिन छोटा डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी वो कह रहे हैं दैट हैज मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है, और इसकी साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है जी। एक खास डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है, इस वजह से जो है ना इसको डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, इसकी डायरेक्शन होती है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। इसके बाद चौथा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर सामने है, ठीक है जी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be a straight line inclined to time axis। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला आपने टॉपिक मेरा देखा है? अगर वो वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा आपने, ठीक है, उसको देखना है लाजमी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के टॉपिक में मैंने ये बात आपको समझाई है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के क्या होगी? इनक्लाइंड होगी, ठीक है। जैसे कि ये फर्ज करें वाई एक्सिस है, ठीक है जी, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इधर हमने जो है ना वो टाइम लिया होता है और इधर हमने जो है ना वो क्या ली होती है, सॉरी, इधर हमने डिस्टेंस लिया होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, मीटर में। तो वो जो ग्राफ की लाइन आती है ना, ठीक है, वो ग्राफ की लाइन यूं ओरिजिन से स्ट्रेट आती है, ठीक है, ओरिजिन से क्या आती है? ऐसे ओरिजिन से स्ट्रेट सीधी ऐसे ऊपर की तरफ ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और ये लाइन टाइम एक्सिस पर इनक्लाइंड है। इनक्लाइंड मीन तिरछी है, ऐसे। समझ आ रही बात की? इसको इनक्लाइंड कहते हैं, यूं तिरछा, टाइम एक्सिस पर ये तिरछी है, ठीक है। तो यही बताया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जो इसका डिस्टेंस ग्राफ होगा विल बी अ स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, वो टाइम एक्सिस पर क्या होगी? इनक्लाइंड होगी, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5, ठीक है जी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने है। क्या कह रहा है वो? आ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आ जाए, जैसे कि ये देखें ये ग्राफ में है, ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में ये पैरेलल आ रही है टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, टेल्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। यहां फर्ज करो ये स्पीड नहीं है, ठीक है जी, इसको आप डिस्टेंस समझ लो, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 246, ठीक है जी। तो आप देखें इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है कि टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस बॉडी कवर ही नहीं कर रही है। तो ये जो पैरेलल आती है ना टाइम एक्सिस के लाइन, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेस्ट में। तो चार्ली इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। नंबर 6 एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, ठीक है जी, क्या कह रहा है? द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये नीचे आपको फिगर दिखाई हुई है, इस फिगर में स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। समझ आ रही बात की? ठीक है, इधर हमने टाइम लिया हुआ है, ये टाइम लिया हुआ है सेकंड में, इस तरफ ये स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, टाइम 10 सेकंड है, और ये लाइन आ रही है। समझ आ रही बात की? इस तरह की जो लाइन आती है ना, इस तरह की इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन लाइन ये शो कर रही होती है कि टाइम के लिहाज से स्पीड डिक्रीज हो रही है, टाइम के लिहाज से स्पीड डिक्रीज। अगर इस तरफ लाइन जाए ना ऐसे,
स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, तो वो होती है कि टाइम के लिहाज से स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर इस तरह से ये लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि टाइम के लिहाज से स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड में चेंज आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जरा सारी स्टेटमेंट पढ़ें। कह रहा कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड, distance traveled by the car is 75 meter, average speed of the car is 115 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो पहले ही बनता है, कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वजह क्योंकि अगर हम इस ग्राफ की स्लोप निकालें, ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, ठीक है जी, इसकी जो स्लोप है ना, बल्कि यहां से हमने जो एक्सेलरेशन निकालना है ना, इसका ग्राफ का एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन वो ग्राफ की स्लोप होगा। ठीक है जी, और स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है राइज ओवर रन। ठीक है, तो राइज क्या है, राइज हाइट को कहते हैं ये, तो कितनी हाइट है, 15 मीटर पर सेकेंड, हाइट हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। और रन क्या हुआ, रन ये है 0 से 10 तक, ये कितना बन रहा है 10 सेकेंड। तो 15 को 10 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब है कि कार का एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन बताया हुआ है, बेशक वो नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ बात उसकी मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात बाद में होगी। ठीक है, लिहाजा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ आ रही है। 7th MCQ क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। आप चारों ग्राफ पर गौर करें। जो पहला ग्राफ है ये तो है ही डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। क्या डिस्टेंस और टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है? नहीं, लिहाजा ए आंसर गलत है इसका। ठीक है, बी ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेशन देता ही नहीं है। सी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इन दोनों सी और डी में से चूज करना आपने, क्योंकि पहले दो तो बिल्कुल खत्म है ना, वो तो हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस टाइम है और डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन नहीं देता। सी और डी में कौन सा आंसर है? डी का देखें, ये कर्व लाइन है और जो कर्व लाइन होती है ना वो कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो नहीं करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को स्ट्रेट लाइन या यूं शो करेगी या यूं शो करेगी। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये सी वाला जो है ना ये स्ट्रेट लाइन है ऊपर से नीचे, यानी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज तो यूनिफॉर्मली हो रही है ना, तो इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो सी बनता है। ठीक है, ये सी आंसर इसका जो है ना वो सर्कल कर दिया गया है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नंबर 8 MCQ। ठीक है, क्या कह रहा है? बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या होता है? टाइम रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ रेशो लिया है, टाइम के साथ रेशो को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होती है? वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? वेलोसिटी है। जैसे कि नीचे भी फॉर्मूला दिखाया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसके बाद 9 MCQ। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। कहता है एक बॉल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो जब वो ऊपर जा रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो वहां जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको मैंने ये अपनी वीडियो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज,
उसमें भी ये बात डिस्कस की है कि जब हम कोई बॉडी यूं वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाती है? क्योंकि बॉल तो ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, यानी उस पर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड है। तो जब कोई बॉडी फोर्स के ऑपोजिट मूव कर रही हो ना तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो। तो जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। उस पॉइंट पर जाकर वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगी। ठीक है, वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसी पॉइंट की बात हो रही है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या है? जीरो। कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो एक लम्हे के लिए रेस्ट में आती है, लिहाजा वहां जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, जैसा कि ये पिक में भी आपको दिखाया गया है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 10। ठीक है, इस एमसीक्यू को जो है ना वो थोड़ा सा सॉल्व करना है, बल्कि किया हुआ है। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। कहता है एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीकेकार भला क्या होता है? देखें, किलोमीटर को करना है मीटर में चेंज। तो 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो लिहाजा 36 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम 36 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद है पर आवर। पर आवर का मतलब है आवर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? ठीक है, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। एक आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड्स, यानी एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो पर आवर है, आवर डिवाइड हो रहा है, लिहाजा इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ऊपर 36 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 आ जाएगा, और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये जो 36 1 दा 36, तो ऊपर भी 1 आ जाएगा और ये 0 साथ आ जाएगा, यानी ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू आपके सामने है। अ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड। कहता है ए से बी की तरफ जो पोजीशन में चेंज आता है वो पोजीशन में चेंज क्या कहलाता है? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज आने से क्या मुराद है? आपने वो पोजीशन वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया है कि पोजीशन का मतलब है कि डिस्टेंस बताना, किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी बॉडी का डिस्टेंस बताना और डायरेक्शन बताना। समझ आ रही बात की? ठीक है, पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, प्लस डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस भी बताना और डायरेक्शन भी बताना। तो जब बात डायरेक्शन की आ गई तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो पर पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, चेंज आने का मतलब पोजीशन में वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अक्सर लोग इसका आंसर डिस्टेंस लगवाते हैं, लेकिन इसका आंसर डिस्टेंस नहीं है, इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पोजीशन में आ रहा है चेंज, और पोजीशन का मतलब है लोकेशन बताना, और लोकेशन बताने का मतलब होता है किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस भी बताना और डायरेक्शन भी बताना। तो जब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बतानी है तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो लिहाजा चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये फिगर में है, ठीक है, ये देखें बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, क्या? ए से बी, ए से बी पर गया है लेकिन एक डायरेक्शन में गया है, तो डायरेक्शन की वजह से ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आखिरी एमसीक्यू की तरफ। ठीक है जी, ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं।
अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब उस कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉडी अभी मूव ही नहीं कर रही, रेस्ट में है। तो जब मूव करने से पहले रेस्ट में है तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, और फिर जब मूव करना शुरू कर देगी और मूव करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी मूव करने के बाद उसकी स्पीड यानी फाइनल स्पीड यानी VF वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 20 सेकेंड, और इस सारे काम के लिए टाइम कितना लगा है उसको, 20 सेकेंड लगे, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर 20 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। कह रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, कहता है इस टाइम में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का एक फार्मूला ये होता है, डिस्टेंस बराबर होता है जी एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, VAV, VAV से मुराद है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड वाला क्या होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड होती है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये T अपनी जगह पे, टाइम को कुछ नहीं कहा, हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पुट किया। एवरेज स्पीड होती है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा VI आपके पास क्या है 0 प्लस VF आपके पास क्या है वो है 25। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T। ठीक हो गया, तो अब आपके पास ये आ जाएगा, 0 में 25 ऐड करें तो क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमने लिया हुआ है 20, तो यहां आ गया 20। ठीक है, अब आपके पास इसको आप डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 1 दा 2, 2 10 दा 20। ठीक है जी, और 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन गया 250 मीटर। ठीक है जी, ये बी आंसर बनता है। तो 250 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जनाब, तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज के MCQs विद रीजंस डिस्कस किए। ठीक है जी, अब आपको जुबानी याद हो चुके होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।